गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 160 है। यूपीपीएससी पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर और जीएस के प्रश्नों पर। देखिए, इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 160 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका, और इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? देखिए, पहला प्रश्न है जैव विविधता पर कन्वेंशन यानी सीवीडी के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी COP 15 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा कथन है और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करेंगे। यह है कूट। देखिए, पहला स्टेटमेंट है कनाडा के मॉन्ट्रियल में जैव विविधता पर कन्वेंशन के लिए COP 15 आयोजित किया गया है। ठीक है, और COP 15 के पक्षकारों का लक्ष्य 2020 के बाद की वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा पर अंतिम चरण की वार्ता है। और COP 15 में भारत कृषि संबंधी सब्सिडी को कम करने पर सहमत हुआ है। बताइए। देखिए, यहाँ पहला वाला करेक्ट है, कनाडा के मॉन्ट्रियल में चल रहा है ये। दूसरा वाला भी सही है, तीसरा गलत है। भारत कृषि सब्सिडी को कम करने पर सहमत नहीं हुआ है। तो जहां जहां थर्ड है उसको एलिमिनेट कर दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा ओनली 1 और 2। तो कनाडा के मॉन्ट्रियल में आयोजित जैव विविधता पर सम्मेलन यानी CBD के लिए COP 15 है ये। COP 15 का उद्देश्य 2020 के बाद की वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा पर अंतिम चरण की वार्ता। और COP 15 में भारत कृषि सब्सिडी को कम करने पर सहमत नहीं हुआ है, तो गलत है तीसरा वाला स्टेटमेंट। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं यूपीपीसीएस की। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। करंट से रिलेट करता हुआ प्रश्न है ये, ठीक है, लेकिन प्रश्न ऐसे ही पूछा जा सकता है। तो भारतीय स्वाधीनता संग्राम से संबंधित अलीपुर बम कांड निम्नलिखित में से किसके ऊपर अलीपुर बम कांड में निम्नलिखित में से किसके ऊपर मुकदमा चलाया गया था? बीजी तिलक, भगत सिंह, अरविंद घोष, रोशन सिंह। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है अरविंद घोष, श्री अरविंदो। देखिए, अभी हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने श्री अरविंदो की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक कार्यक्रम को संबोधित किया है। यह कार्यक्रम आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत पुदुचेरी के कंबन कलाई संगम में आयोजित किया गया। और इस कार्यक्रम के दौरान श्री अरविंदो के सम्मान में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया है। देखिए, अरविंद घोष की बात करें तो एक योगी, दृष्टा, दार्शनिक, कवि और भारतीय राष्ट्रवादी थे। इन्होंने आध्यात्मिक विकास के माध्यम से पृथ्वी पर दिव्य जीवन के दर्शन को प्रतिपादित किया। और वर्ष 1902 से 1910 तक उन्होंने भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया था। उनकी राजनीतिक गतिविधियों के कारण उन्हें अलीपुर बम कांड मामले में वर्ष 1908 में कैद कर लिया गया और 2 साल बाद ब्रिटिश भारत से भाग गए वो, और फ्रांसीसी और वहाँ पौंडीचेरी के फ्रांसीसी उपनिवेश में उन्होंने शरण ली। तो सी वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, अलीपुर बम कांड मामले में कैद किसको किया गया था 1908 में? अरविंद घोष को। देखिए, पौंडीचेरी में उन्होंने आध्यात्मिक साधकों के एक समुदाय की स्थापना की जो आगे चलकर वर्ष 1926 में श्री अरविंदो आश्रम बना। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है इस विधेयक के माध्यम से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2007 में संशोधन किया गया है और विधेयक के जरिए केंद्र सरकार को कार्बन क्रेडिट ट्रेंडिंग प्रणाली निर्धारित करने की बात कही गई है। देखिए, ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 के माध्यम से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में संशोधन किया गया है, ना कि 7 में, तो गलत है पहला स्टेटमेंट। बाकी दूसरा सही है, इस विधेयक के माध्यम से केंद्र सरकार ने कार्बन क्रेडिट ट्रेंडिंग प्रणाली निर्धारित करने की बात कही है। तो पूछा सत्य है, तो जहां जहां एक है उसको हटा दीजिए, केवल 2, इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए, संसद ने ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पारित किया है और इस विधेयक के माध्यम से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में संशोधन किया गया, ना कि 7 में।
इसका उद्देश्य है ऊर्जा की क्षमता और इसके संरक्षण को बढ़ावा देना, और विधेयक के जरिए केंद्र सरकार को कार्बन क्रेडिट टेंडिंग प्रणाली निर्धारित करने का भी अधिकार दिया गया है। और इसमें यह भी व्यवस्था की गई है कि कुछ विशेष उपभोक्ता अपनी ऊर्जा आवश्यकता के कुछ भाग की पूर्ति गैर जीवाश्म स्रोतों से कर सकते हैं। देखिए, भवनों के लिए ऊर्जा संरक्षण संहिता उन कार्यालयों और आवासीय मकानों पर लागू होगी जहां 100 किलोवाट या अधिक ऊर्जा का उपयोग होता है। और 2015 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान भारत ने वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों से 40% बिजली बनाने की उपलब्धि हासिल करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन भारत ने नवंबर 2021 में तय समय से 9 साल पहले ही यह लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। जीएसटी काउंसिल, जीएसटी परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है इन दो में से? यह एक संवैधानिक निकाय है जीएसटी काउंसिल, और परिषद की बैठक में केंद्र सरकार समेत सभी राज्य सरकारों के बोर्ड का मान जो है एक समान होता है। देखिए, केंद्र सरकार समेत सभी राज्यों के बोर्ड का मान एक समान नहीं होता। सेंट्रल गवर्नमेंट के बोर्ड का मान इसमें 1/3 है, और राज्य सरकारों के बोर्ड का मान इसमें है 2/3। तो गलत हो गया दूसरा वाला स्टेटमेंट। क्या जीएसटी काउंसिल एक संवैधानिक निकाय है? हाँ या ना? है। तो असत्य ढूंढना है इस बार, तो बी है इस बार भी आंसर। देखिए, 1 जुलाई 2017 को क्या हुआ? जीएसटी व्यवस्था लागू की गई और केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा अलग अलग दरों पर लगाए जाने वाले तमाम करों को हटाकर पूरे देश में एक ही कर प्रणाली लागू की गई। वो थी अप्रत्यक्ष कर प्रणाली, यानी जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। देखिए, जीएसटी परिषद के बारे में यदि आपको बताएं तो जीएसटी से संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार को सिफारिश करने के लिए एक संवैधानिक निकाय है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि 101वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 279(1)(a) में जो है जीएसटी परिषद का प्रावधान किया गया है। सभी 28 राज्य और 3 संघ शासित क्षेत्रों जैसे कि दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर इसमें शामिल हैं। इसके जो वित्त मंत्री हैं, ठीक है, शामिल नहीं, इसके वित्त मंत्री या राज्य सरकार द्वारा निर्वाचित कोई अन्य मंत्री जो है इसके सदस्य होते हैं। और जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करेगा? केंद्रीय वित्त मंत्री। इसको याद रखिएगा, अलग से प्रश्न पूछा जा सकता है 1 नंबर में। और जीएसटी परिषद का प्रत्येक जो निर्णय है उपस्थित और मतदान के 75% भारित बहुमत यानी 3/4 बहुमत होने के बाद ही लिया जाता है। देखिए, भारित बहुमत के तहत केंद्र सरकार का मान जो है वो 1/3 वोट माना जाता है, जबकि सभी राज्यों का एक साथ मिलाकर कुल 2/3 वोट माना जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ गलत हो जाता है। केंद्र सरकार का 1/3, सभी राज्यों का मिलाकर 2/3। तो अलग अलग हो गया। और हाल ही में 17 दिसंबर 2022 को जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक वर्चुअल मोड में आयोजित की गई। ठीक है, इसलिए न्यूज़ में है प्रश्न पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। अक्सर समाचार पत्रों में रहने वाली एक शब्दावली है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी मुक्त व्यापार समझौता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, दूसरा? देखिए, यह 2 या 2 से अधिक देशों के बीच व्यापारिक बाधाओं को कम करने के लिए किया गया एक समझौता है। और जब 2 देशों के बीच आपस में मुक्त व्यापार समझौता होता है तो इससे व्यापार संरक्षणवाद बढ़ता है। देखिए, तो मुक्त व्यापार समझौता है, ठीक है, तो व्यापार संरक्षणवाद बढ़ेगा, थोड़ी गलत है दूसरा स्टेटमेंट। पहला वाले करेक्ट है केवल, तो सेकंड वाले को हटा दीजिए, केवल एक इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, हाल ही में भारत और ब्रिटेन ने प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए को संपन्न करने के लिए जारी बातचीत को तेजी से पूरा करने की प्रतिबद्धता जताई है। और मुक्त व्यापार समझौते की बात करें तो 2 या 2 से अधिक देशों के बीच आयात निर्यात के बाधाओं को कम करने के लिए किया जाता है। इसके तहत वस्तुओं और सेवाओं को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार खरीदा और बेचा जा सकता है, जिसके लिए बहुत कम सरकारी शुल्क, कोटा और सब्सिडी जैसी व्यवस्थाएं की जाती हैं।
देखिए, मुक्त व्यापार समझौते की अवधारणा व्यापार संरक्षणवाद या आर्थिक अलगाववाद से अलग होती है। इससे तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलता है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? 4 हैं, यहाँ 3 करेक्ट हैं, 1 है इनकरेक्ट और उसी को ढूंढना है। देखिए, यह संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। इसका प्रमुख काम दुनिया भर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। आवश्यकता पड़ने पर यह दुनिया के किसी हिस्से में मिलिट्री एक्शन को भी मंजूरी दे सकता है। और भारत वर्तमान में यूएनएससी यानी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है। देखिए, भारत परमानेंट मेंबर नहीं है, इसका अस्थायी सदस्य, स्थायी सदस्य नहीं है, तो गलत है तीसरा चौथा वाला स्टेटमेंट और यही अपना आंसर है, डी। देखिए, हाल ही में ब्रिटेन के विदेश मंत्री और रूस ने जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी का समर्थन किया है। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। इसका प्रमुख काम है दुनिया भर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना। और भारत यूएनएससी का 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य चुना गया है, यानी 21-22 के लिए। ठीक है, अंत होने वाला है इस बार इसकी इस अस्थायी सदस्यता का, हट जाएगा ये, तो परमानेंट मेंबर नहीं बल्कि अस्थायी सदस्य था। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। परियोजना है नमामि गंगे परियोजना के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है? नमामि गंगे परियोजना को केंद्र सरकार के द्वारा वर्ष 2015 में शुरू किया गया था और यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और इसके राज्य समक्ष संगठनों यानी राज्य कार्यक्रम प्रबंधन समूहों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। देखिए, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 2015 का नहीं है, तभी का जब स्वच्छ भारत मिशन आया, यानी 2014 का 1 साल पहला है, तो गलत है पहला स्टेटमेंट, दूसरा वाला सत्य है, दूसरा इसका आंसर होगा बी। ये प्रश्न हमेशा इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखिए, 14 से 22 आ गई, 8 साल हो गए। ठीक है, आने वाले 4 साल के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये सवाल, और 10 साल बाद बन जाएगा हिस्ट्री। तो नमामि गंगे परियोजना को केंद्र सरकार के द्वारा वर्ष 2014 में शुरू किया गया था, ना कि 15 में। और इस परियोजना का मकसद क्या है? गंगा नदी के बढ़ते प्रदूषण को कम करना और गंगा नदी को पुनर्जीवित करना। यह जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग तथा जल शक्ति मंत्रालय के तहत संचालित किया जा रहा है। और यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और इसके राज्य समकक्ष संगठनों जैसे कि राज्य कार्यक्रम प्रबंधन समूहों द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। देखिए, हाल ही में नमामि गंगे कार्यक्रम को वैश्विक मंच पर सराहा गया है, इसलिए यह प्रश्न है इंपॉर्टेंट। पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है। और कनाडा के मॉन्ट्रियल में चल रहे संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन यानी COP15, जिसकी हमने ऊपर चर्चा की, इसमें जो है यूएन ने इसे दुनिया में शीर्ष 10 पारिस्थितिक तंत्र बहाली पहलों में से एक के रूप में मान्यता दी है, नमामि गंगे कार्यक्रम को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। 2 कथन है यहाँ पर, कथन ए और कारण आर के रूप में इनको चिन्हित किया गया है। 2 कथनों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करेंगे। कथन ए है, कारण आर है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न 2-3 पूछे जाते हैं, जैसे कि ये कारण कथन की व्याख्या करेगा तो आंसर ये होगा, दोनों सही हैं, व्याख्या नहीं करेगा तो ये होगा, इनमें से कोई एक सही गलत होगा तो उत्तर इन दोनों में से दिया जाएगा। तो कथन ए है, नमक यात्रा 20वीं सदी की शुरुआत की एक उल्लेखनीय घटना थी। ठीक है, क्यों थी? यह पहली बार राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया। देखिए, बिल्कुल, नमक यात्रा 20वीं सदी की शुरुआत की एक उल्लेखनीय घटना थी। कैसे उल्लेखनीय थी? क्योंकि यह पहली बार हो रहा था जब बड़ी संख्या में जो मास था वो फीमेल, ठीक है, महिलाओं ने भी भाग लिया उसमें बढ़ चढ़कर। तो करेक्ट हो गया दोनों के दोनों स्टेटमेंट। और कारण जो है कथन की व्याख्या भी कर दी उसने। ठीक है, इसलिए तो उल्लेखनीय घटना थी, बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी भाग लिया। तो ए और आर दोनों सत्य हैं, यानी कथन और कारण दोनों सत्य हैं, और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या भी करता है, तो ए है इसका आंसर। देखिए, नमक यात्रा 20वीं सदी की शुरुआत की एक उल्लेखनीय घटना थी, तो करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। यह पहली घटना थी जिसमें
जिसने सबसे पहले महात्मा गांधी पर दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। और इस यात्रा को यूरोपीय और अमेरिकी प्रेस द्वारा व्यापक रूप से कवर किया गया था और यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया था। तो कथन और कारण दोनों सत्य हो गए। और व्याख्या भी कर रहा तो यह है इसका आंसर। देखिए, समाजवादी कार्यकर्ता कमला देवी चट्टोपाध्याय ने विरोध को केवल पुरुषों तक सीमित नहीं रखने के लिए गांधी जी को राजी किया था। और सबसे महत्वपूर्ण, इस नमक यात्रा ने अंग्रेजों को यह एहसास कराया कि उनका शासन हमेशा के लिए नहीं रहेगा और उन्हें जो है भारतीयों को कुछ शक्ति सौंपनी होगी। तो एक करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। लेकिन यह तथ्य है कि हम बहुत ही अव्यावहारिक, रहस्यमय और अंधविश्वासी लोगों के बीच रहते हैं जो गांधी को कुछ पवित्र मानते हैं। महात्मा गांधी के बारे में यह कथन निम्नलिखित में से किस वायसराय का है? चेम्सफोर्ड का, वेलिंगटन का, मिंटो का, वेपल का? बताइए किसका कथन है ये? देखिए, यह कथन है लॉर्ड वेलिंगटन का। और लॉर्ड वेलिंगटन ने एक निजी पत्र में अपनी बहन को पत्र लिखते हुए ये बातें कही थी। देखिए, लॉर्ड वेलिंगटन भारतीय नेता के प्रति गहरी सहानुभूति नहीं रखते थे। अपनी बहन को लिखे एक निजी पत्र में वेलिंगटन ने लिखा, क्या लिखा? यह एक खूबसूरत दुनिया है मगर यह गांधी जी के लिए नहीं थी। हर कदम में वह हमेशा कहता है कि वह कौन? गांधी जी। वह भगवान से प्रेरित है, एक राजनीतिक युद्ध अभ्यास की खोज करता है। मैं देख रहा हूं कि अमेरिकी प्रेस कह रहा है कि वह कितने अद्भुत व्यक्ति हैं, लेकिन तथ्य यह है कि हम बहुत ही अव्यावहारिक, रहस्यमय और अंधविश्वास लोगों के बीच रहते हैं जो गांधी जी को पवित्र व्यक्ति के रूप में देखते हैं। तो बी करेक्ट है, वेलिंगटन का कथन है यह। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनन स्वास्थ्य का अर्थ क्या है? स्वस्थ संतान उत्पन्न करने में सक्षम होना, जनन के सभी पहलुओं में पूर्ण सक्षम होना, टेस्टिस और ओवरीज का सामान्य कामकाज, ठीक है, और उच्च प्रजनन क्षमता और प्रजनन दर। बताइए WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य है क्या इनमें से? WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य है इसमें जनन के समक्ष जनन के सभी पहलुओं में पूर्ण सक्षम। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य का अर्थ है कि जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक तथा सामाजिक स्वास्थ्य है। इसलिए ऐसे समाज को जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज कहा जा सकता है जिसमें लोगों के जनन अंग शारीरिक रूप से और प्रक्रियात्मक रूप से सामान्य हों, यानी फिजिकली एंड फंक्शनली नॉर्मल होने चाहिए। तो करेक्ट है बी वाला स्टेटमेंट। तो 10 प्रश्न ऐड किए गए थे, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। इन सभी टेस्ट का PDF भी प्राप्त कर सकते हो। PDF मिलेगा आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में ही। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप पेड सीरीज से जुड़ सकते हैं। बाकी हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।